हेलो बच्चों। आई होप बहुत अच्छे होगे आप सब, अपने वेकेशंस एंजॉय कर रहे होगे। तो वेकेशंस एंजॉय करने के साथ ही पढ़ना भी है। और आपका तो इस साल क्लास 10th है। सब याद दिलाते हैं, मैं भी याद दिला दे रहा हूँ। क्लास 10th है मतलब कि बहुत अच्छा करना है बोर्ड में। कितना अच्छा करना है, तो मैं तो कहता हूँ कि अपने आप को कभी भी 95% से कम मत सोचना। क्या इतना लाया जा सकता है? बिल्कुल, बेशक, आराम से इतने मार्क्स आराम से आएंगे। बस ये है कि आपको रेगुलर कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना है। लापरवाही नहीं करनी है कि एक दिन बहुत पढ़ लिया फिर उसके बाद पढ़ाई बंद कर दी। और इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपकी क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो बच्चों, हो सकता है क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिले, लेकिन फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना करना चाहते हैं। और बेटा, इस संसार में सबको ही करना पड़ता है। अगर आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता है तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम पढ़ाई शुरू करते हैं। और अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं उसके सामने लगा दीजिए, लिख करके पेस्ट कर दीजिए कि 95% तो लाने हैं। और इसी सीरीज में देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो आप पढ़ रहे थे, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मैं कुछ आपको बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा प्रीवियस ईयर्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा करके फिर मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ले जाऊंगा, यानी नेक्स्ट चैप्टर पे ले जाऊंगा। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी कर सकते हो, बेसिक से क्वेश्चन उठाए मैंने। तो ये मत सोचना कि ये तो मुझे आता है, इसे मैं क्यों करूं। हमें सब कुछ करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बी, तो एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो है इस पे चार्ज गिवन है, और ये चार्ज की जो वैल्यू गिवन है वो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आपको फाइंड बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितना नंबर होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे आप लिख लीजिए, और गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज ई, या इसे आप क्यू भी लिख सकते हो, या अपनी अपनी चॉइस है, जैसे आप लिखना चाहो। तो इसे आप क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए जरा, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है क्यू, वो इस क्वेश्चन में गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इस क्वेश्चन में जो चार्ज गिवन है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गिवन है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, यानी आपको एन फाइंड करना है। और ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और कितना आपको टोटल चार्ज क्यों दे रखा है, तो ये 1 कूलम दे रखा है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बेसिक चार्ज भी बोलते हैं, ये एक्चुअली क्यू ना होकर के क्या लिखोगे, इसे आप ई ही लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आपको नंबर ऑफ चार्जेस बताने हैं। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक्चुअली सीबीएसई का। लैंग्वेज चेंज कर करके ये क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। एक ही क्वेश्चन है, उसके लैंग्वेज चेंज कर देता है और सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आपको क्वांटाइजेशन पढ़ाया गया है। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। तो अगर n हमें फाइंड करना है तो n हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो आप पुट कर सकते हो। Q है आपका 1 कूलम, E है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे जब सॉल्व करना होगा तो इसके डिनोमिनेटर में अगर हम पॉइंट हटा गए बेटा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये जो 10 है, इसमें आप 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाइए, तो -19 ऊपर जाके ये पावर +19 हो जाएगा, नीचे 16 हो गया। आप चाहिए तो डिवाइड कर दीजिए, वरना इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइंड कर रहे हो। ये 10⁻19 है, तो मैं इसका एक 0 यहाँ लिख दूँ, तो ये 100, ये 10⁻18, और डिवाइड किससे कर दोगे, 16 से। तो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी लगवाया है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 6.25
10⁻18, यानी 1 कूलाम में कुछ इतने चार्ज होते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लासरूम में भी मैंने क्वेश्चन कराया था। तो जब भी आपसे कुछ पूछा जाए इस तरीके से तो आपको याद भी रखना है कि अच्छा 1 कूलाम में जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो नंबर ऑफ चार्जेस आपके 6.25 होता है ना बच्चा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। 2 फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसपे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल का, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सबका अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब टू अपोज, रेजिस्टेंस का मतलब टू अपोज, अपोज करना, विरोध करना। किसका अपोज करना? करंट का अपोज करना। तो रेजिस्टेंस बेसिकली अपोज किसको करता है? करंट को। यानी अगर किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस हाई है तो वहां पे करंट कैसा हो जाएगा? स्मॉल, यानी करंट आसानी से पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसी मटेरियल में रेजिस्टेंस लो है तो करंट कैसा हो जाएगा? हाई। ठीक है, तो करंट को जो अपोज करता है, करंट को जो चलने से रोकता है, वो कौन है? रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस नहीं होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है लेकिन कंपेयर टू इंसुलेटर कम होता है। ठीक है, तो जो कंडक्टर है उसके कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ये आपको बताना है। तो अगर हम कंडक्टर का हम शेप बनाएं तो जनरली हम इसे बच्चों बनाते हैं सिलेंड्रिकल। इसको हम जनरली बनाते हैं सिलेंड्रिकल, जैसे आपका पेन होता है। ठीक है, अब अगर ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो यहाँ पर ये बच्चों इसका हो जाएगा लेंथ। ये जो इतना है आपको दिख रहा है, ये इसका हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। क्लासरूम में भी आपको बताया गया है, लेकिन फिर से आप ध्यान देंगे कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? लेंथ के। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो आपको केवल 2 ही फैक्टर्स बताने हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो कि सीबीएसई 2016 में पूछा गया है, आपका आंसर हो गया। और वो आंसर केवल क्या है? 2 फैक्टर्स कौन से हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है? तो बच्चों वो 2 फैक्टर्स आपका हो जाएगा, एक तो लेंथ जिसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 वायर हैं। मान लीजिए ये एक वायर है जिसका लेंथ ये दिख रहा है आपको L1, और ये दूसरा वायर है जिसका लेंथ दिख रहा है L2, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि L2 जो है वो ग्रेटर देन L1 है। तो रेजिस्टेंस जब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से R2 जो होगा वो ज़्यादा होगा R1 से। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें या थिकनेस भी जिसको बोलते हैं, मोटाई की बात करें, तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब थिकनेस ज़्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें आसानी से करंट पास कर जाएगा। तो आपके पास जैसे अगर ये पेन दिखाऊं तो पेन का ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे थिकनेस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पास करने के लिए रास्ता मिल जाएगा, यानी करंट ज़्यादा फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ये थिकनेस कम होगी, मोटाई कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास नहीं कर पाएगा, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन 2 और फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो ये है कि रेजिस्टेंस बच्चा आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। यानी क्या है कि अगर वायर के हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स की, इस वायर के अंदर जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि उनका मोशन ज़्यादा तेज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उनके बीच का जो कोलिजन है वो कोलिजन भी बढ़ जाएगा।
जब कोलिजन बढ़ जाएगा मतलब कि उनके बीच में जो टक्कर है वो बढ़ जाएगी। तो टक्कर बढ़ने का मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन जितना चलेगा उससे ज़्यादा रुकेगा, क्योंकि टक्कर हो रही है, बार बार रुक रहा है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। कोलिजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और तीसरा जो चौथा लास्ट फैक्टर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि जैसे आप जानते हो कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एजी जिसे आप लिखते हो, लेकिन उससे कंपैरिजन में अगर मैं कोई इंसुलेटर की बात करूं या एलॉय की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो बेस्ट कंडक्टर होगा, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब जो बेस्ट कंडक्टर होगा, जैसे सिल्वर, ठीक है, इसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है? ये बेस्ट कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी एलॉय की, जैसे आप मान लो नाइक्रोम की बात करते हो, ठीक है, अगर आप बात करो नाइक्रोम की, तो इसका क्या होता है बच्चा? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हाई होता है ना। तो ये सारा किस पर डिपेंड करता है? इसके मटेरियल पे। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आपसे पूछा गया था, दो फैक्टर केवल आप ये बता सकते हो, लेकिन कंप्लीट आंसर क्या है? कंप्लीट आंसर ये है कि रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर नेचर ऑफ मटेरियल एक गुड कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वो एक इंसुलेटर है नेचर ऑफ मटेरियल तो वो एक बैड कंडक्टर होगा यानी उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये दो क्वेश्चन जो अभी तक सीबीएसई में पूछे गए थे। ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका रिवीजन हो रहा है एक्चुअली इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी वर्क डन। ये क्या है? वर्क डन। और ये क्या है? वो चार्ज, जिस चार्ज को बेटा हम मूव कराते हैं। तो अगर देखा जाए तो वर्क डन की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जूल को जे लिखेंगे, कूलाम को सी लिखेंगे। तो अगर देखा जाए तो जूल पर कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स, ये तो हो गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स। कूलाम इनवर्स कैसे? कूलाम का पावर यहाँ पे 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई और पावर का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन इसी जूल पर कूलाम को, इसी जूल पर कूलाम को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखते हैं? वी से। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली लिखोगे वोल्ट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखोगे? वोल्ट। एंड 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलाम। ये बेटा आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये बेसिक सी चीज है ना। चलिए आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, है ना, और इसका आंसर भी छुपा हुआ है पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। व्हेन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट। जैसे दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और कह रहा है व्हेन मतलब किस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी अगर लेट सपोज ए पर पोटेंशियल है वी ए और बी पर पोटेंशियल है वी बी, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। और ये अगर मान लीजिए 1 वोल्ट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस कंडीशन में 1 वोल्ट होगा? तो जैसा मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया, पोटेंशियल होता है बच्चों W बाई क्यू, है ना। और यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि ये आपको याद होना चाहिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। तो यही एक्चुअली इसका आंसर है। क्या होगा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, दो पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा? वर्क डन बिटवीन ए बी और डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू।
अब आपसे कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या है 1 वोल्ट है। और ये 1 वोल्ट कब होगा सोचो तुम, जब यहाँ वर्क डन 1 वोल्ट होगा और जो चार्ज मूव कर रहे हो वो भी 1 ही होगा, यानी वर्क डन यहाँ पे होना चाहिए 1 जूल और जो चार्ज मूव कर रहे हो 1 कूलम। आई बात समझ में? तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बस इतनी सी आपको दिख रही है कि जब हम 1 कूलम चार्ज को, ये 1 कूलम चार्ज को मूव कराएंगे बिटवीन A एंड B और उसमें अगर वर्क डन हो 1 जूल तो पोटेंशियल क्या कहलाएगा 1 वोल्ट। तो बच्चों ये CBSE का क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको सेंटेंस आपको लिखना आना चाहिए। तो इसको ऐसा लिखोगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 कूलम ऑफ चार्ज कहाँ पे, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन potential is set to 1 वोल्ट। अब देखो बच्चों, इतना अगर डिफिनेशन आप अच्छे से लिख ले गए है ना इसी लैंग्वेज में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये कब लिख पाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करिए, लिख लिख के रिवीजन करिए, पढ़ पढ़ के बाकायदा उसको करते रहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। जब आप बुक्स पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए आप, चाहे कोई भी किताब पढ़िए आप, डिफरेंस है आपके पास तो उसको पढ़िए, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि वहां पे कन्वेंशनल करंट अलग होती है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, पहले तो पता समझ लीजिए आप। देखिए, करंट की 2 डायरेक्शन है। करंट की जो पहली डायरेक्शन है, जो आपकी कन्वेंशनल डायरेक्शन हम बोलते हैं, तो अगर हम बात करें बच्चों, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, तो ये बच्चों होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फ्लो करता है बच्चों, कन्वेंशनल करंट है। यानी अगर मैं सर्किट बनाऊं, मान लो वायर है, वायर को मैंने यहाँ पे एक प्लस और माइनस सेल से जोड़ दिया, यहाँ कोई की लगा दिया। अब अगर हम इसमें, ये बच्चों प्लस होता है बैटरी का, ये माइनस होता है, मैं इस की को ऑन करूंगा तो करंट जो फ्लो होगा ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा। ये जो डायरेक्शन है बेटा, इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं करंट की। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, इसका सर्किट बनाऊं, तो मान लो ये मैंने वायर लिया, इसको मैंने एक बैटरी सेल से जोड़ा, यहाँ पे की लगा दिया और ये ऐसे, तो ये बच्चों क्या हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो अगर मैं यहाँ की ऑन करूंगा तो बेटा करंट कहाँ फ्लो करेगा, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, माइनस से, तो ये माइनस से जाएगा प्लस की तरफ। तो अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये कहाँ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपसे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पूछा है,
अब आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो ध्यान से देखने क्या पता चलेगा कि कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ऐसे ऐसे, लेकिन जो करंट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है फ्लो वो कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच का बेटा रिलेशन क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का रिलेशन आप लिखोगे कि बेटा ये अपोजिट है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। आप ध्यान से देख सकते हो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां आपको डाउट लगे बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको नंबर दे रखा है अपना, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अपनी क्लास के साथ। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा कि सर मुझे फला टॉपिक आपने पढ़ाया यूट्यूब पे मुझे नहीं समझ में आया, तो आप अपने नंबर से, खासकर मुझे व्हाट्सएप करो, पहले तो कोशिश करो। जैसे नंबर मैं लिख देता हूँ 6394419266। बेटा इस पर आप व्हाट्सएप करो अपना नाम अपना डाउट, मैं आपको वहाँ पे आंसर बता दूंगा। अगर लगेगा कि आपको उससे समझ में नहीं आता बेटा तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, लेकिन फर्स्ट व्हाट्सएप मी विथ योर नेम क्लास, ओके, इस नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाउ डज दी रेजिस्टिविटी। अब जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। तो हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए एलॉय कंपेयर विद दोज ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे मे हैव बीन फॉर्म्ड। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी जो है बच्चों, जिसे हम लिखते हैं रो से, ये आता कहां से है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, वो फैक्टर आपको याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है वायर के लेंथ पे, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। दोनों जब हम कंबाइन कर देते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, कंबाइन करने के बाद जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो इक्वल टू के साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है रो, और ये एल बाई ए। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो है बेटा, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी का लिखूं फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आर ए बाई एल। क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब अगर मैं एक ऐसा वायर ले रहा हूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, जिसका लेंथ है 1 मीटर, तो अगर मैं ए यहाँ पे 1 पुट करूं, एल पुट करूं 1, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर। यानी इस केस में जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस से इक्वल हो गया। इसीलिए रेजिस्टिविटी को हम दूसरा नाम जो बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक resistivity is specific resistance, किसका, specific resistance of a material wire whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने दो मेटल लिए, एक आपने ले लिया कॉपर, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, लेट्स सपोज R1। फिर आपने ले लिया एक दूसरा मेटल, लेट्स सपोज आयरन, उसका रेजिस्टेंस R2 है। दोनों को मिला दें, मिलाने के बाद कुछ एक नया मेटल बना, तो बेटा उसे बोलेंगे एलॉय। और ऐसा देखा गया है कि जो ये एलॉय बनेगा इसकी बेटा रेजिस्टेंस भी हाई होगी, यानी इसका रेजिस्टिविटी भी हाई होगा कंपेयर टू जिस भी मेटल से मिलके बने हैं इंडिविजुअल उससे। जैसे आप पढ़ते हो बच्चा नाइक्रोम के बारे में, है ना, इसी से जो हीटर वगैरह के वायर बने होते हैं। तो नाइक्रोम का बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बहुत हाई होते हैं। इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है क्योंकि ये एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है, जब मोर देन 2 और 2 से या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं तो एलॉय बनता है। तो ये किससे किससे मिलकर बना है, एक तो निकिल, किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो एक तो बच्चे ये मिलकर बना है निकिल से, दूसरा क्रोमियम से, तीसरा मैग्नीज से, और चौथा आयरन से। इनको मिला करके जब एलॉय बनता है नाइक्रोम बेटा, तो बेटा उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है कंपेयर टू जिससे मिलके वो बना हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि रेजिस्टिविटी जो एलॉयस की होती है वो हाई होती है कंपेयर टू जिनसे मिलके वो बना है।
ठीक है, इस बात को आपका ध्यान रखना है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम यूज करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आपने पढ़ा है वहां पे इसको हम देखेंगे, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया वहीं से आप इसको उठा सकते हो। देखो आर का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट हमने देखा आर है रो एल बाई ए। हमें चाहिए बच्चों रेजिस्टिविटी, हमें क्या चाहिए रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब बेटा इसका हमें बताना है एसआई यूनिट, हमें इसका बताना है एसआई यूनिट। तो बेटा यूनिट रखने की जरूरत नहीं कि उस बैठ के आप याद कर रहे हो, फॉर्मूला है उसी से फाइंड कर दो, करो। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वायर क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर से अगर मीटर में कैंसिल कर दूं तो ये कितना बचा, केवल ओम मीटर। इस बेटा ओम को लिखते हैं ओमेगा मीटर। तो आप देखोगे तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर या ओमेगा मीटर। किसका हो गया ये इनटू है एक्चुअली, बीच में डैश लगाया मैंने, ये बेटा इनके बीच ये इनका हो गया एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का। ये है एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का, समझ गए। नेक्स्ट जो है बच्चों क्वेश्चन देखिए कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये क्या है, ध्यान से पढ़िए, आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इन ए फ्यूज वायर। दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे जो बड़ा डिफरेंस आप सोचिए क्या है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चा कि ये फ्यूज वायर क्या है और इसका यूज क्या है ना। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर तो आप जानते ही हो, फ्यूज वायर क्या होता है, ये बेटा एज ए सिक्योरिटी गार्ड यूज कर होता है किसी भी सर्किट का, किसी भी सर्किट का, या आपके घरों में भी फ्यूज वायर पहले यूज होता था, अब तो एमसीबी यूज होता है। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे एक डिवाइस है और ये डिवाइस है मान लीजिए, और डिवाइस की जो कैपेबिलिटी है कि वो बेटा 2 एम्पियर पे ही काम करेगा, तो 2 एम्पियर इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर इसमें 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट जाएगा तो बेटा डिवाइस खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमेशा 2 एम्पियर ही करंट इसमें जाए, तो बेटा डिवाइस में हम यूज़ कर लेते हैं फ्यूज़ का। हालांकि फ्यूज़ दिखता नहीं ऐसा, लेकिन मान लीजिए ये फ्यूज़ वायर है। अब बेटा फ्यूज़ वायर को हम इस तरह से बनाते हैं कि ये केवल 2 एम्पियर के ही करंट को पास होने दें, और अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट जाए इसमें तो बेटा ये ब्रेक हो जाए, मेल्ट कर जाए। तो मेल्ट करने से क्या होगा, मेल्ट करने से बेटा कि ये सर्किट ब्रेक कर देगा, तो जो हायर अमाउंट ऑफ करंट है वो आगे नहीं जाएगा, तो डिवाइस चलने से, खराब होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही चीजें हैं जिस फैक्टर पे आपको बताना है, एक तो रेजिस्टेंस के बेस पे और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर का वो पॉइंट है जिसपे कोई भी सब्सटेंस, कोई मटेरियल मेल्ट कर जाता है। तो आपका जो बेटा इलेक्ट्रिक हीटर है, ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये थोड़ा सा इरेज करने में टाइम लग जाता है। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रिक हीटर और दूसरा बच्चा आपका फ्यूज वायर, और दोनों जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। आपने देखा होगा
आपके घर में हीटर जो होता है, कितना भी वो रेड हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, कभी मेल्ट नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा बच्चा, उतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, जो कि है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे हीट जो H है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। फ्यूज वायर की अगर हम बात करें तो इसका रेजिस्टेंस भी लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। तो फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस लो होने का मतलब क्या है? जल्दी से ये गर्म हो जाता है और फिर इससे क्या हो जाता है? मेल्ट कर जाता है आसानी से, और मेल्ट करने से सर्किट ब्रेक हो जाती है, जिससे ये किसी भी सर्किट के सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम करते हुए उसको खराब होने से बचा लेता है। समझे बच्चों? कोई डाउट होगा तो इसमें आप पूछ लीजिएगा। हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर लगता है आपको तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया कैसे पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन सीबीएसई में आते रहते हैं। आपसे कह रहा है ड्राई सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट, 10 ओम रेजिस्टर एंड ए 15 ओम रेजिस्टर एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान दीजिए क्या क्या है। आपको पहले सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है, मतलब जो भी कंपोनेंट आपको लगाने हैं उनके नाम लिखने हैं। इसमें एक सेल लगा हुआ है 1.5 वोल्ट का, 10 ओम का एक रेजिस्टर है, 15 ओम का दूसरा रेजिस्टर है, एक प्लग की है, और सबके सब बेटा सीरीज में लगे हुए हैं। तो देखिए रेजिस्टर पहले कैसे बनाओगे? एक 15 ओम का रेजिस्टर है, तो मान लो ये ऐसे बना दिया आपने, ये बेटा 15 ओम का हो गया। दूसरा एक हो गया ऐसे, ये 10 ओम का हो गया। फिर प्लग की, अब प्लग की दो तरीके से बनाते हैं, या तो ऐसे बना दो और या कुछ इस तरीके से बना दो। ये प्लग की हो गया। और देखो बेटा सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेल का डायग्राम ये होता है, ये सेल है, बस एक प्लस और एक माइनस, कितने का? 1.5 वोल्ट। अगर ये बैटरी कहता तो वो कॉम्बिनेशन होता सेल का, मतलब एक सेल प्लस माइनस, फिर दूसरा ऐसे प्लस माइनस, फिर तीसरा प्लस माइनस। तो बेटा 3 सेल लगे हैं, 1 2 3। तो जो बेटा बैटरी होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो सबसे पहले आप इन सबको सीरीज में लगाओगे, तो सीरीज का मतलब बेटा एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है। तो यहाँ पर ये मैंने एक रेजिस्टर लगाया, ये दूसरा रेजिस्टर लगाया, देखो एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे यहाँ पे। ये हो गया लेट्स सपोज 15 ओम वाला, ये हो गया 10 ओम का। अब इनको लगाना बेटा सेल से, तो जितना भी वायर में लाइन सीधे खींच रहा बेटा ये वायर है, तो ये लाया मैंने, इसको ऐसे सेल से लगा दिया, बेटा की लगा दिया। अब चाहे आप इस तरह की बनाओ चाहे इस तरह की बनाओ, दोनों सही है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे की बना दिया और ऐसे जोड़ दिया। अब आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे ये 1.5 वोल्ट का क्या हो गया? सेल हो गया। ये क्या हो गया? की हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है बेटा ये क्या हो गया? ये तो इसका वायर हो गया। ये दोनों क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो जब नेम लिख दोगे तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक डायग्राम हो जाएगा। तो कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस कराया यार बेटा। अब ये स्टार्टिंग है, जैसे जैसे डे बढ़ेंगे मैं आपका लोड बढ़ाता जाऊंगा, यानी हमें बहुत जितना हो सकता है मैक्सिमम पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सब पढ़ा दूंगा तो फिर मैं क्लास में पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। मतलब चीज़ों को इतना परफेक्ट बनाएंगे ना बेटा कि आपसे जब कोई पूछे तो फिजिक्स आपके लिए बोझ ना रहे, आप बेहतरीन तरीके से आंसर दो। फिर वो आंसर सीबीएसई बोर्ड के पेपर का आंसर हो या फिर आपसे किसी कॉम्पिटिशन में पूछा जाए वहां भी। तो बेटा इसकी शुरुआत 0 से होगी, जो मैंने आज कराया बिल्कुल ये 0 है, और 0 से हीरो तक का सफर हमें तय करना है। लेकिन बेटा सब कुछ इतना आसान नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है रिचर्ड फीनमैन। ठीक है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, और साइंटिस्ट कहूँ या टीचर कहूँ दोनों आ सकते हैं ये। तो इनकी बुक है फीनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स, और बड़ी बेहतरीन किताब है। हालांकि वो आपके लिए नहीं है, जो आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आप समझ पाओगे किताब वो। तो फिजिक्स को उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है ना कि एक डेली लाइफ से समझ कर क्या पढ़ सकते हैं। बेटा वो फिजिक्स एक थ्योरेटिकल फिजिक्स जैसी है, उसका नीट जैसे कोई लेना देना नहीं है। तो इनका एक कोट है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, हर एक बच्चे के लिए है। आप देखिए लिखा हुआ है कि नॉलेज इज नॉट फ्री। नॉलेज फ्री नहीं है,
यू हैव टू पे अटेंशन। यानी क्लासरूम में टीचर पढ़ाए, आप ऑनलाइन पढ़ो, बेटा फ्री नहीं कि आप ऐसे बैठ गए आपको आएगा। पे अटेंशन, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। पे अटेंशन, उसकी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है टीचर, आपको उसको मानना पड़ेगा, उस वर्क को काम करना पड़ेगा। तो बेटा इस एक कोटे का ध्यान आप रखिए। नॉलेज फ्री नहीं है, इसके लिए अटेंशन देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। और अगर आप रोज बेटा ये काम करते जाओगे, बेटा कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। हम जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं वो टफ हो जाता है। तो ये टफ और इजी वाले पार्ट से बाहर निकलिए और अपनी पढ़ाई को फुल अटेंशन दीजिए। ये पढ़ाई आपका बहुत अच्छा साथ देगी, आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगी हर तरीके से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही इस लेक्चर में, इसके आगे फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।